हेलो एवरीवन, आज अगेन शुरू करेंगे हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स और हम कर रहे हैं पेपर आपका थर्ड करने वाले हैं जो लीनियर प्रोग्रामिंग एंड गेम थ्योरी है। उसमें हम कर रहे हैं चैप्टर 5 आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। प्रीवियस वीडियो में हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, मैट्रिक्स मिनिमा मेथड, जिसे हम लिस्ट कॉस्ट मेथड भी कहते हैं, और एक आपने बीएम मेथड, बोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से किसी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का कैसे इनिशियल बेसिक फिजिकल सोल्यूशन निकालते हैं वो आपने देख लिया है। ठीक है, अभी तक आपने नहीं देखा है वीडियो तो जाइए प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट मेथड जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा मोदी मेथड, मॉडिफाई डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है, इसको बोलते हैं हम मॉडिफाई डिस्ट्रीब्यूशन मेथड या इसी को हम बोलते हैं यूवी मेथड। ओके, तो इस मेथड के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। मोडी मेथड या यूवी मेथड, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। बेसिकली आपको एग्जाम में बस इतना कहा जाए कि सॉल्व द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ऐसे इस क्वेश्चन में देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, और एक टेबल आपको दे दिया जाए, कुछ कहा नहीं जा रहा है। तो आप किसी भी मेथड से, मतलब जिससे आपका मिनिमम कॉस्ट, मतलब मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आया था, बीएम मेथड से आया था, या मैट्रिक्स मिनिमा मेथड, या नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, किसी भी मेथड से इसको आप सॉल्व करके उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालेंगे हम। ठीक है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि किसी मेथड में निकालने के बाद हम एग्जैक्टली कैसे कहेंगे कि यही मिनिमम कॉस्ट है। ठीक है, उसके लिए हमें ऑप्टिमलिटी टेस्ट करना पड़ेगा। ऑप्टिमलिटी टेस्ट करेंगे। ठीक है, उसके कुछ रूल्स हैं कि जो हमने ये मेथड इस क्वेश्चन में ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में अप्लाई किया है, जो उसका मिनिमम मतलब ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट आया हुआ है, क्या वो एग्जैक्टली वही है कि उससे भी कम आ सकता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जाए, चलो सिंपल आपसे कहा दिया कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, आपका जो मैट्रिक्स मिनिमा में लिस्ट कॉस्ट मेथड, या जो आपका वीएम मेथड है, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, उसे सॉल्व करने के लिए बोला अलग बात है, लेकिन उसमें यह भी कहा दिया जाए कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करिए, तब आपको निकालने के बाद उसके टेस्ट करना पड़ेगा, ऑप्टिमलिटी टेस्ट करना पड़ेगा। इसीलिए बहुत से कमेंट आ रहे हैं कि एक्सरसाइज क्वेश्चन लोग लगा रहे हैं तो उसमें उनका सोल्यूशन नहीं आ रहा है, क्योंकि वो आप इनिशियल बेसिक फिजिकल सोल्यूशन आप निकाल रहे हो। ऑप्टिमल सोल्यूशन के लिए ऑप्टिमलिटी टेस्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ऑप्टिमलिटी टेस्ट कैसे करते हैं उसके बारे में भी पहले जानेंगे, उसके बाद हम जानेंगे कि कौन मोदी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको तीनों मेथड इसलिए पढ़ा जाता है ताकि आप ये अप्लाई करना आपको आ जाए। हालांकि हमने जब पढ़ा था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर और लिस्ट कॉस्ट मेथड या मैट्रिक्स मिनिमा मेथड और बीएम मेथड, तो सबसे उसमें हमारा मिनिमम कॉस्ट बीएम मेथड दे रहा था। तो ठीक है, अगर नाम नहीं देता है इससे अप्लाई कर सकते हैं आप, या किसी मेथड से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यही मिनिमम कॉस्ट हमको ये सबसे दे रहा था। तो ऑप्टिमलिटी टेस्ट, तो किसी भी मेथड से हमें निकालने के बाद हमें इसका ऑप्टिमलिटी टेस्ट करना पड़ेगा। ऑप्टिमलिटी टेस्ट कैसे करते हैं इसी क्वेश्चन में आपको बताऊंगा मैं। उसके बाद कुछ कंडीशंस हैं कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है तब हमें मोदी मेथड पे नहीं जाना है। इसी जो आपने जिस मेथड से आप इसका मिनिमम कॉस्ट आपने ट्रांसपोर्टेशन का निकाला है वही उसका यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। लेकिन कुछ कंडीशन ये है ऑप्टिमलिटी टेस्ट का कि अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको मोदी मेथड पे जाना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल यही है। आपके एक्सरसाइज में बहुत से क्वेश्चन हैं जो आपके आंसर नहीं आ रहे हैं, वही रीजन है। पहले ऑप्टिमलिटी टेस्ट करिए आप अप्लाई करने के बाद। एग्जाम में कैसे पूछेगा आपको, उसको कहेगा कि फाइंड उस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा बाई ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व बाई नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर या बीएम मेथड या आपका जो है मैट्रिक्स मेथड एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो जब ऑप्टिमल सॉल्यूशन की बात होगी तो आपको ऑप्टिमलिटी टेस्ट करना पड़ेगा। उसके लिए टेस्ट कैसे अप्लाई करते हैं मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद ऑप्टिमलिटी टेस्ट में कुछ कंडीशंस हैं जो फेल होते हैं तब इस पर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में सपोज तीनों मेथड से आप नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, तीन मेथड हमने पढ़ा था,
या सेकेंड मेथड आपका था मैट्रिक्स मिनिमा मेथड, राइट। और थर्ड मेथड आपने पढ़ा था वीएम मेथड, ठीक है। तो पहले आपने इससे सॉल्व किया, इसकी पहली ट्रांसपोर्टेशन जो कास्ट आई तो ये क्या, इससे कम ये आ गया। और जब थर्ड आपने वीएम मेथड अप्लाई किया तो सबसे इन तीनों से सबसे क्या आ गया, इसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वही आ गया। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बेसिकली हम मिनिमम कॉस्ट तो ही फाइंड करते हैं, हम तो यही करना है कि सबसे कम कॉस्ट में अगर किसी प्रोडक्ट को अपना सप्लाई करना है तो कम कॉस्ट में करना पड़ेगा। तो हमको इसी मेथड से हमने सबसे कहा था कि सबसे मिनिमम कॉस्ट इसी मेथड से आएगा। लेकिन आप इन तीनों से भी कोई भी मेथड लगा के ऑप्टिमलिटी टेस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा आप इसी मेथड से करिए। चलिए हम इसको मैट्रिक्स मिनिमा मेथड से सॉल्व करते हैं, इसको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को, और उसका कॉस्ट निकालते हैं। फिर आपको मैं बताता हूँ कि कैसे ऑप्टिमलिटी टेस्ट किया जाता है, क्या क्या हमें कंडीशन चेक करना है, ठीक है। तो आइए देखिए। तो इस क्वेश्चन को हम किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, आप जिसके मेथड से अप्लाई करना चाहें। अगर एग्जाम में कहा कि इस मेथड सॉल्व करके तब ऑप्टिमलिटी टेस्ट करिए या इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालिए, तो आपको उसी मेथड से करना है। लेकिन आप जिसको अच्छा लगे जिस मेथड से, तो मैं तो कहूँगा कि वीएम मेथड बेस्ट है, क्योंकि उसी से सबसे मिनिमम कॉस्ट हमें आ रहा था। तो देखिए हमने यहाँ पर तो इस प्रॉब्लम को हमने किसी मेथड से सॉल्व किया है, नॉर्थ वेस्ट कार्नर रूल से सॉल्व कर दिया। नॉर्थ वेस्ट कार्नर रूल क्या होता है आपको पता है, आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, नहीं देखा तो जाइए लेक्चर देखिए। तो नॉर्थ वेस्ट कार्नर से हमने इसको सॉल्व किया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यही इसका एग्जैक्ट मिनिमम कॉस्ट है, मतलब इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का मिनिमम कॉस्ट यही है। तो हमने क्या किया, मैट्रिक्स मिनिमम मेथड अप्लाई कर सकते हैं, वीएम मेथड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालना है, एग्जैक्टली ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालना है कि इनिशियल बेसिक फिजिकल सोल्यूशन क्या इसका होगा, ये तो आप निकाल लिया। इसके लिए हमें ऑप्टिमलिटी टेस्ट करना पड़ेगा। ऑप्टिमलिटी टेस्ट में आपको सबसे पहले क्या करना है, बस ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया है, मैं एक पूरा फुल क्वेश्चन इस पूरे वीडियो में करवाऊंगा कि कैसे आपको क्या क्या करना है, कैसे, बस ये प्रोसेस समझिए आप कि प्रोसेस क्या है सॉल्व करने का। सबसे पहले आपको देखना क्या है, एक्यूपाइज सेल और नॉन एक्यूपाइज सेल। एक्यूपाइज सेल का मतलब क्या हो गया, जिसमें एलोकेशन हुए हैं 1 2 3 4। स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना है, स्टेप फर्स्ट में सबसे चेक करना है कि वो डीजनरेट है कि नॉन डीजनरेट है। सबसे फर्स्ट आपको ये चेक करना है। अब डीजनरेट नॉन डीजनरेट किसे कहते हैं, स्टेप फर्स्ट में आपको यही चेक करना है। तो सबसे पहले हम एक्यूपाइज सेल चेक करते हैं कि एक्यूपाइज सेल क्या है। एक्यूपाइज सेल किसे कहते हैं, जहां एलोकेशन हुआ है 1 2 3 4 5 हो गया। अनएक्यूपाइज सेल, अनएक्यूपाइज सेल का मतलब क्या हो गया कि जहां एलोकेशन नहीं हुए हैं, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 ये 4 जगह आपके नहीं हुए हैं एलोकेशन। अब डीजनरेट और नॉन डीजनरेट किसे कहते हैं, हम क्या करते हैं, अगर नंबर ऑफ एक्यूपाइज सेल इक्वल टू m प्लस n माइनस 1 इक्वल हो गए तो हम कहेंगे वो नॉन डीजनरेट है, नॉन डीजनरेट है। तो हम कहेंगे नॉन डीजनरेट है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पहले हम नॉन डीजनरेट सीखेंगे, उसके बाद दोनों जब इक्वल्स नहीं होते हैं तब हम देखेंगे कि उसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए चेक करिए, नंबर ऑफ एक्यूपाइज सेल कितना हमारा है 5 है, और ये m क्या है, नंबर ऑफ रो है 1 2 3, तो 3 रो और कॉलम कितने हैं 1 2 3 कॉलम। तो देखिए ये हमारा 5 इक्वल टू 5 आ गया। इसका मतलब हम ये टेस्ट अप्लाई करेंगे नॉन डीजनरेट। अब मैं एक बार और बोल दूं आपको कि डीजनरेट का होता है तो उसके लिए सोल्यूशन कैसे अप्लाई करेंगे, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उस पर। तो पहले हम बात करेंगे कि जब दोनों इक्वल हो जाए, नंबर ऑफ एक्यूपाइज सेल और नंबर ऑफ अनएक्यूपाइज सेल, नंबर ऑफ एक्यूपाइज सेल और m प्लस n माइनस n। अगर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम नॉन डीजनरेट है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऑप्टिमलिटी टेस्ट कैसे अप्लाई करते हैं, यूवी मेथड कैसे अप्लाई करते हैं। अगर वो डीजनरेट है, मैं एक बार बोल रहा हूँ दोनों में बहुत अंतर है कि अगर डीजनरेट है तो उसके लिए कुछ और मेथड है, उसके लिए हम अलग वीडियो में बात करेंगे। तो पहले स्टेप चेक आपको ये कर लेना है। अब दूसरा स्टेप ये करना है आपको
तो सेकेंड स्टेप आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेप, ये जस्ट मैंने एग्जांपल ले रहा हूं, एक क्वेश्चन में लगा नहीं रहा हूं, प्रोसेस समझा रहा हूं को कैसे आपको पहले स्टार्ट करना है, ठीक है। तो स्टेप 2 में क्या करना है, कुछ वैल्यू असाइन करना है, असाइन द u1 ui ले लेते हैं, ui i बराबर 1, ये ui क्या असाइन करने वाले, नंबर ऑफ रो 1 2 3, तो i बराबर 1 2 3 एंड vj j इजकल टू 1 2 3, डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, आर रोज एंड कॉलम, ठीक है। सेकेंड फर्स्ट स्टेप चेक करना है कि नॉन डिजनेट है कि नहीं है। नॉन डिजनेट कब होता है, नंबर ऑफ एक्यूपाइड सेल इक्वल टू m प्लस n माइनस 1, यानी m नंबर ऑफ रो है, n क्या नंबर ऑफ कॉलम है, तो दोनों इक्वल होगा। अगर इक्वल नहीं होते, किसी केस में आपका ये इक्वल नहीं होगा तो डिजनेट हो जाएगा। तो डिजनेट सॉल्व करने के लिए दूसरा तरीका है, कैसे उसको सॉल्व करेंगे, पहले उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो सेकेंड स्टेप हो गया। तो चलिए, हमारा यहाँ पर u1 u2 दो 3 रो हैं, तो हमने यहाँ पर इसको यहाँ पर बना दिया, सिंबल कर दिया। इसको मैं थोड़ा रफ करता हूँ, आप याद रखिएगा टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, टोटल कॉस्ट आ रहा है 139 आया था। अब हमने यहाँ पर u1 u2 ये असाइन कर लिया, ये आपको सेकेंड स्टेप में करना है। ये थर्ड स्टेप आप क्या करना है, थर्ड स्टेप ऑप्टिमलिटी टेस्ट करने के लिए थर्ड स्टेप में आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट Cij इक्वल टू ui और vj ऑफ द एक्यूपाइड सेल, एक्यूपाइड सेल। अब देखिए यहां पर थर्ड स्टेप में आपको ये कैलकुलेट करना है कि जहां जहां एलोकेशन हुआ है उनको आपको कैलकुलेट करना है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, ये देखिए यहाँ C11 हुआ है हमारा, तो u1 प्लस v1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर C12 मतलब यहाँ पर i j बराबर रखते जाइए, वो i और v2। उसके बाद थर्ड आपका C13, तो यहाँ से u1 प्लस v3, ओके। उसके बाद यहाँ पर यहाँ कैलकुलेट हुआ C23 कैलकुलेट हुआ है, तो u2 प्लस v3, ये मैं वैल्यू यही रख रहा हूँ i और j की वैल्यू। Cij जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं नंबर ऑफ कॉस्ट, जहां एलोकेशन हुआ है बस उसी को हम कैलकुलेट करेंगे, बाकी किसी को नहीं कैलकुलेट करेंगे, यानी एक्यूपाइड सेल को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर C31 आपको एलोकेशन हुआ है, तो C31 यानी u3 प्लस v1। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ वैल्यू आपको चूज करना पड़ेगा। तो यहां से हमें क्या करना है, यहां से हमको रैंडमली एक कोई वैल्यू चूज करना है। ये तो हो गया आपके एक्यूपाइड सेल निकालने का तरीका, कैलकुलेट Cij कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, एक मैं पूरा क्वेश्चन करवाऊंगा। तो अब देखिए इसमें एक फर्स्ट हमें क्या करना है, एक चूज करना पड़ेगा टेप। क्या देखेंगे कि किस रो या कॉलम में सबसे ज्यादा एलोकेशन हुआ, उसी को हम 0 ले लेंगे, या तो u1 u2 u3 या v1 v2 v3 कोई भी हो सकता है। तो फर्स्ट रो में देखेंगे कि यहाँ पर 3 एलोकेशन हुए हैं, तो पहले हमें u1 को 0 लेने पड़ेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए 1 है, ये इसमें 1 है, v1 में 2 है, यहाँ पर v2 में 1 है और v3 में 2 एलोकेशन हुआ है। तो मैक्सिमम आपको फर्स्ट रो में एलोकेशन हुआ है, तो हम इसी से हम इसकी वैल्यू चूज करेंगे, ताकि एक तो वैल्यू आपको चाहिए ऐसा जिसके वैल्यू फाइंड कर सके आप। तो यहां से जब देखेंगे आप तो C11 हमारा क्या 6 है, 6 मैं इसको फाइंड कर रहा हूं, एक बस आपको निकाल के दिखा दे रहा हूं। और u1 आपने 0 चूज कर लिया, तो यहां से v1 आपको आसानी से मिल जाएगा, तो v1 का मतलब हो गया यहाँ से v1 6 हो गया। ऐसे ही हम इसकी सारी वैल्यू v1 v2 v3 u1 u2 u3 सारी वैल्यू यहाँ से हम फाइंड करेंगे, हम ऐसे ही निकालेंगे यहाँ पर, ओके। उसके बाद हम सारी वैल्यू निकालने के बाद हम यहाँ पर क्या चेक करेंगे,
आप इसी का यूज करके सारी वैल्यू निकाल लेंगे, U1 U2 V1 V2 वैल्यू निकाल लेंगे। थर्ड स्टेप में हम चल रहे हैं। उसके बाद जो फोर्थ स्टेप ये आता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालते हैं, जिसे हम DIJ कहते हैं। वही डिपेंड करता है कि उसमें क्या करना है। तो चलिए यहाँ थर्ड स्टेप हमने यहाँ तक समझ लिया। अब हम इसको रफ करके आपको फोर्थ स्टेप दिखा रहा हूँ। तो देखिए फोर्थ स्टेप में अपॉर्चुनिटी कास्ट फॉर ईच सेल अनएक्युपाइड सेल DIJ इक्वल टू CIJ माइनस UI प्लस VJ। अब यहां से अनएक्युपाइड सेल का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, जहां एलोकेशन नहीं हुआ है 1 2 3 4, देखिए यहाँ पर 4 अनएक्युपाइड सेल था, तो इनको कैलकुलेट करना है। यहाँ तो तीनों में नहीं है। अब ये कौन सा सेल है, D21 है, D21 है ना, तो यहाँ से C21 माइनस U2 प्लस V1 निकालना पड़ेगा। ऐसे ही आपको इसमें जाएंगे D22, तो C22 माइनस U2 प्लस V2। उसके बाद यहाँ पर जाना पड़ेगा D32 आपका ये है, तो ये से आपको U3 प्लस V2 निकालना पड़ेगा। उसके बाद D33 निकालेंगे आप। D33 निकालने के लिए आपको C33 माइनस U3 प्लस V3 निकालना पड़ेगा। ये सारी वैल्यू देखिए, ये C21 कहाँ है, ये हमारा कॉस्ट है। एलोकेशन नहीं लेते हैं, कॉस्ट लेते हैं। C21 क्या है, 9 है। C32 क्या है, 2 है। C33 क्या है, 6 है। और U1 V1 V2 जो वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगा वो यहाँ से रख लेंगे। रखने के बाद आपको ये स्टेप यहाँ तक पहुँचना है। एक बार और समझ लीजिए आप, आपको जो भी क्वेश्चन दिया गया होगा उसको किसी मेथड से आप उसका कॉस्ट निकाल लें पहले, ठीक है। हमने यहाँ पर मैट्रिक्स में नॉर्थ वेस्ट कार्नर से निकाला था, 139 आया हुआ है। अब हमें चेक करना है कि क्या ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, यही एग्जैक्ट मिनिमम सॉल्यूशन है कि और भी इससे मिनिमम मिल सकता है हमको, ठीक है। तो उसके लिए हमें ऑप्टिमलिटी टेस्ट करना पड़ेगा। स्टेप 1 हम यहाँ पर चेक करेंगे एक्युपाइड सेल। एक्युपाइड सेल किसे कहते हैं, जहाँ जहाँ एलोकेशन हुए 1 2 3 4 5 लिख दिया। अनएक्युपाइड सेल किसे कहते हैं, 1 2 3 4 जहाँ एलोकेशन नहीं हुआ है। अब यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा डीजनरेट और नॉन डीजनरेट। नॉन डीजनरेट का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम माइनस 1। अगर एक्युपाइड सेल के इक्वल हो गया तो वो नॉन डीजनरेट हो जाएगा, अगर इक्वल नहीं होगा तो वो डीजनरेट हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि इसमें देखेंगे आप मिलाएंगे तो नंबर ऑफ एक्युपाइड सेल 5 है और रो नंबर ऑफ रो 3 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है। तो जब करेंगे तो ये ठीक है, हमारा ये स्टेप सही है। अगर यहाँ पर इक्वल नहीं आता तो उसके लिए दूसरा मेथड है, मैं बताऊंगा। अब सेकेंड हमें एक असाइन करना है। असाइन द नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को हम एक नाम देंगे U1 U2 U3 और कॉलम को V1 V2 V3 असाइन कर लेंगे। असाइन द UI दिस, है ना, कर लेंगे। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, कैलकुलेट, कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट CIJ UI प्लस VJ आप एक्युपाइड सेल, ओनली एक्युपाइड सेल। क्या एक्युपाइड का मतलब जहाँ एलोकेशन हुए, यहाँ 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 यहाँ, ठीक है। ये देखिए 5 एलोकेशन हुए हैं तो हमने यहाँ पर देखिए निकाला है। तो C11 का मतलब U, यहाँ पर IJ के भी लगते जाइए U1 V1। अब देखो मैंने एक कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया। C11 क्या है, 6 है। तो U1 आपको, हाँ, एक चूज करते हैं इसमें, इन 6 वैल्यू में से हमको किसी एक को 0 चूज करना पड़ेगा। अब क्यों, कैसे 0 चूज करते हैं, देखते हैं कौन से रो या कॉलम में सबसे ज्यादा एलोकेशन हुआ है। तो इसमें देखेंगे 3 एलोकेशन, 1 2 3, इसमें 1, इसमें 1, तो ये तो दोनों नहीं लेंगे क्योंकि मैक्सिमम मिल गया हमें U1 में। और V1 में चेक करेंगे 2 हुआ, V2 में 1, V3 में 2 हुआ है। तो हम U1 को रैंडमली चूज कर लेंगे, U1 बराबर 0। तो यहाँ से सबकी वैल्यू आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। स्टेप 4 में अपॉर्चुनिटी कास्ट फॉर द ईच अनएक्युपाइड सेल, जहाँ जहाँ एलोकेशन नहीं हुआ है, जहाँ जहाँ खाली एकदम एलोकेशन नहीं हुआ है, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो उसको हम नोट करते हैं DIJ इक्वल टू CIJ माइनस UI प्लस VJ, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के बाद ये जो कॉस्ट हम ये लिखते हैं, ठीक है, ध्यान रहे आपको। और U1 U2 V3 की वैल्यू सब यहाँ से आपको मिलने वाला है। ये बस मैं ये क्वेश्चन हम लगा नहीं रहे हैं, इस केवल प्रोसेस को समझ रहे हैं। एक क्वेश्चन में अभी आपको करके दिखाऊंगा नॉन डीजनरेट का, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डीजनरेट का पढ़ेंगे। तो यहाँ तक करने के बाद इसका अगला स्टेप जो होगा वो क्या होगा, देखिए यहाँ पर अगला स्टेप इसका ये होगा कि अगर सारी जो अपॉर्चुनिटी कास्ट अनएक्युपाइड सेल का 0 से बड़ा आता है, जैसे मान लें आप निकाल लें D1, ये भी 0 से बड़ा आ गया। D2 निकाल रहे हो आप, तो ये भी 0 से बड़ा आ रहा है, राइट।
उसके बाद D332 निकाल लो, ये भी 0 से बड़ा आ रहा है। D33 निकाल रहे हो, ये भी 0 से बड़ा आ रहा है। सबकी जो वैल्यू ये आ रही है ये हमें पॉजिटिव या 0 मिल गई। पॉजिटिव उसका रूल से का है। तो अगर सारी पहले बात करते हैं पॉजिटिव की, अगर ऑल पॉजिटिव नंबर आपको मिल जाते हैं तो यहाँ से जो हमने स्टार्टिंग में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाला था, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो निकाला था, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो निकाला था हमने, वही इसका एग्जैक्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। यानी इससे मिनिमम कॉस्ट हम इसको नहीं कर सकते। अगर जब ये सारी DIJ 0 से बड़ा आ जाता है तब, अगर ये 0 या 0 से मतलब 0 आता है तो उसके लिए एक आपको है, और अगर ये निगेटिव आता है, चलिए 0 के बाद में बात करेंगे, प्रोसेस पे जाएंगे। पहले हम यहाँ पर पहले बात करेंगे कि अगर सारे पॉजिटिव आ गई तो जो आपने जिस मेथड से आपने निकाला है ये इसका टोटल कॉस्ट, इसी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, वही इसका टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो जाएगा। इससे मिनिमम कॉस्ट आप नहीं निकाल सकते। यहाँ पर ध्यान वाली बात ये है आपको कि ये पॉजिटिव आ गया तो आपको नीचे डायरेक्ट लिख देना है, हैंस देयरफॉर द टोटल कास्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज, वही जो आप निकाले हो। किस केस में? जब ये सारी DIJ की वैल्यू जो आप मिलेगी वो 0 से बड़ा आता है तब। अब हम बात करें कि अगर इसमें से हमें निगेटिव नंबर मिलना स्टार्ट हो गए, जैसे हमने ये पॉजिटिव मिला, ये निगेटिव मिल गया, ये पॉजिटिव मिल गया और ये पॉजिटिव मिल गया, एक भी निगेटिव आ गया, तब हमें मोदी मेथड पे जाना पड़ेगा, UV मेथड पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो UV मेथड कैसे अप्लाई करते हैं? अब हमें देखना है कि कौन सा, सपोज D2 मैंने यहाँ पर ले लिया, D22 निगेटिव आ गया, यहाँ नंबर जो आपने है ये D22 का क्या आ गया, ये निगेटिव आ गया। यहाँ पर जब आपने D22 निकाला, ये निकाला तो ये कोई निगेटिव साइन, सपोज A, कोई नंबर A आ गया, निगेटिव आ गया, तो यहाँ से आपको एक पाथ चूज करना पड़ेगा। मोदी मेथड अप्लाई करने के लिए एक पाथ आपको चूज करना पड़ेगा। पाथ शुरू करेंगे और एक जहाँ जहाँ एलोकेशन हुआ है उसी के कारण हम जाके मुड़ना है। ये नहीं कि आप जैसे कहीं चले गए, पाथ कुछ इस तरह का, जैसे आपने यहाँ स्टार्ट किया तो यहाँ एलोकेशन तभी जाएंगे, ऐसे जाना, जहाँ से शुरू करना है वहीं पे चले आना है। इस टाइप का पाथ आपको चूज करना पड़ेगा। जैसे आप, मैं इसमें देखता हूँ, सपोज हमारा D22 कोई मिनिमम नंबर यहाँ पर आ गया, D22 कोई निगेटिव नंबर यहाँ पे हमें मिल गया, तो इसके लिए हम यहाँ फेल हो गया। ये मिनिमम, इससे पता चलता है कि नहीं ये मिनिमम कॉस्ट नहीं है, इससे और भी मिनिमम कॉस्ट आ सकता है। ठीक है, अगर ये सारे वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गए तो यही है हमारा, लेकिन अगर निगेटिव आ गए तो उसके लिए हमें आगे जाना पड़ेगा और UV मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें D22 मिल गया। अब यहाँ से हमें एक पाथ चूज करना पड़ेगा। पाथ समझ लीजिए कैसे चूज करना है। पाथ ऐसे आपको सेल्स में जाना है जहां एलोकेशन हुआ है, मतलब आप यहां नहीं जा सकते, क्योंकि यहां आप जाओगे तो यहां से मुड़ नहीं सकते आप। मतलब जिस पाथ में आपको जाओगे वहीं से आपको टर्न लेना है। बात समझ रहे हो? अगर हम यहां से जाऊं तो यहां से मुड़ेंगे कैसे? सीधे जाएंगे? नहीं, गलत। ये पाथ हम नहीं, ये हमारा कोई नहीं है ये वे जाने का। यहाँ अगर नीचे आप जाओ तो फिर कहाँ जाओगे? इधर जाओगे, फिर कहाँ जाओगे? यहाँ कोई एलोकेशन हुआ ही नहीं है, तो एक आपको एलोकेशन से होकर टर्न लेना है। मतलब जहाँ मुड़ना है वहाँ एलोकेशन होना जरूरी है, तो हम इस वे से जा सकते हैं। यहाँ से एलोकेशन हुआ तो यहाँ से हम मुड़ सकते हैं, यहाँ एलोकेशन है तो यहाँ मुड़ सकते हैं, यहाँ एलोकेशन है यहाँ से मुड़ के हम यहाँ आ सकते हैं। तो एक एक पाथ है चूज करने का। अब देखिए, अगर ये पाथ आप नहीं चूज करते हो, कोई और पाथ आप चूज कर सकते हो, तो देखो कहीं बताओ कुछ पैसा ऐसा पाथ मिल जाएगा कि यहाँ से यहाँ मुड़ना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ लोकेशन है ही नहीं, तो यहाँ से आप मुड़ नहीं सकते, ये इससे जा नहीं सकते। यहाँ पर अगर यहाँ पर चले भी गए तो यहाँ मुड़ोगे कैसे? क्योंकि यहाँ पर एलोकेशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जहाँ एलोकेशन आपका हुआ है वहीं से आपको मुड़ना है और वहीं पर फिर से आना है। तो इधर जाओगे तो इधर मुड़ोगे नहीं पाओगे, फिर आपको कोई एक वे नहीं है। तो हमारे पास एक ही तरीका है कि मैं यहाँ से शुरू करूँ, यहाँ जाऊँ, फिर यहाँ पर एलोकेशन है तो यहाँ से मुड़ सकता हूँ, लेकिन यहाँ मुड़ के अगर नीचे में आता तो यहाँ पर एलोकेशन नहीं है, तो यहाँ से मैं मुड़ने के फिर वापस नहीं जा पाऊँगा। तो इसीलिए हमें एक ही जरिया है, यहाँ तो एलोकेशन है तो यहाँ से मुड़ सकते हैं, यहाँ लोकेशन है यहाँ से मुड़ सकते हैं, फिर वहीं पर चले जाना है। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे
तो जिस सेल में निगेटिव नंबर आया वहां से हम प्लस साइन से शुरू करेंगे और अगला इसका माइनस होगा, फिर अगला इसका प्लस होगा, फिर अगला इसका माइनस होगा, राइट। मतलब जहां से आप शुरू कर रहे हो वहां से आपको पॉजिटिव साइन शुरू करना है। ये यहाँ पहले प्लस, उसके बाद माइनस, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस, ये साइन चूज करना। अब इसका क्यों कर रहे हैं समझते हैं पहले। अब जहां देखेंगे जहां निगेटिव साइन है तो जहां आपको माइनस मिलेगा वहां पर देखेंगे दोनों में मिनिमम एलोकेशन क्या है। तो मिनिमम एलोकेशन तो जहां जहां प्लस होगा उसमें उस एलोकेशन को ऐड कर देंगे और जहां माइनस होगा वहां पर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहां से आप जब देखोगे तो ये नया हमें मिल जाएगा, नया टेबल आपको मिलेगा। कैसे, देखिए यहां पर पहले से तो कोई मतलब नहीं है आपको, तो ये आपका ऐसे रहेगा। यहाँ पर देखिए ये 12 और 10 में आपका मिनिमम क्या है, ये आपका 10 है, 10 है ना, एलोकेशन 10 है। तो ये आपका यहाँ पर जब 10 आपको यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसका तो एलोकेशन खत्म हो गया, तो ये हो गया हमारा 8। यहाँ पर प्लस है तो प्लस का मतलब क्या हुआ, इसमें 10 ऐड करना पड़ेगा। तो इस एलोकेशन में 10 ऐड करोगे तो 13 हो जाएगा, तो 13 और ये होगा हमारा कॉस्ट 4। अब देखिए बाकी सबको ऐसे लिखना है, ये 1 5 कोई दिक्कत नहीं, ये 2 यहाँ तो मतलब ही नहीं है। इसमें देखिए इसमें हमें जो एलोकेशन करना पड़ेगा, इसमें 10 यहाँ एलोकेशन नहीं था, यहाँ हो जाएगा 10 एलोकेशन, राइट, क्योंकि यही निगेटिव हुआ था ना हमको। अब यहाँ पर माइनस करना है, यानी 10 12 में से माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 2 एलोकेशन हो जाएगा और ये हो जाएगा 3। तो ये हमारा नया ट्रांसपोर्टेशन टेबल मिल गया, ठीक है। इससे हम इसका कॉस्ट निकालेंगे। अब DIJ अगर निगेटिव, अब आपके मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि हो सकता है इसमें 2 DIJ निगेटिव आ जाए, हो सकता है कि ये भी निगेटिव आ जाए, ये भी निगेटिव आ जाए। तो आपको बड़ा निगेटिव लेना है, मतलब मैक्सिमम निगेटिव जो नंबर होगा उसको चूज करना है। हमारे क्वेश्चन में 1 आएगा तो कोई नहीं, लेकिन हो सकता है इन दोनों में 3 आ जाए, तो सबसे जो मैक्सिमम निगेटिव होगा उसी को आपको चूज कर लेना है। तो ये हमें नया ट्रांसपोर्टेशन टेबल मिलेगा। इससे मतलब फिर से आपको जो एक्यूपाई सेल हुआ है उसको और नॉन एक्यूपाई सेल मतलब CIJ आपको कैलकुलेट करना है, UI प्लस VJ। यहाँ से आपको U1 U2 U3 की वैल्यू मिलेगी, फिर उसके बाद आपको DIJ कैलकुलेट करना पड़ेगा। DIJ का मतलब CIJ माइनस UI प्लस VJ। ये कैलकुलेट करने पर जब तक ये पॉजिटिव ना आए तब तक आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव स्टार्ट में आ जाता है तो डायरेक्टली पहले वाला हमारा सोल्यूशन हो जाता है, लेकिन अगर निगेटिव आ गया तब आपको जिस सेल का निगेटिव आएगा, सपोज हमारे क्वेश्चन में मैंने आपको बस जैसे एग्जांपल लिया, ये निगेटिव आता है, D22 निगेटिव आता है, तो प्लस चूज करेंगे, एक ऐसा पाथ चूज करेंगे जहां जिस एलोकेशन में जाए वहां से मुड़े हम, मतलब टर्न ऐसे जगह से आपको लेना है कि जहां पर एलोकेशन हुआ है। तो एलोकेशन होते होते जहां पर स्टार्टिंग जहां से आपने किया था वहीं पे आना है, और उसके बाद देखेंगे माइनस में कि कौन मिनिमम एलोकेशन है, 10 मिनिमम एलोकेशन है। इसका मतलब यहाँ पर तो एलोकेशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब सब्ट्रैक्ट कर दोगे जहाँ प्लस है वहाँ पर 10 आपको ऐड करना है, जहाँ नेगेटिव वहाँ पर 10 आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए 13 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ एलोकेशन नहीं था, जब 10 ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो गया क्योंकि यहाँ पर माइनस था। अब फिर से आपको यहाँ पर CIJ यानी U1 U2 U3 V1 V2 V3 ये साइन करना पड़ेगा, CIJ कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक्यूपाई सेल और नॉन एक्यूपाई सेल कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर इस कंडीशन में अगर यहाँ आपने DIJ पूरा निकाला और ये 0 से बड़ा आ गया, सब कुछ बड़ा इसका ठीक आ रहा है, तो ये टेबल जो होगा कास्ट निकाल लीजिएगा। मतलब इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई, इन दोनों का जहां जहां एलोकेशन हुए कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। लेकिन यहां भी आपका निगेटिव आ गया किसी केस में, तो फिर से आपको एक पाथ चूज करना पड़ेगा। अब पाथ कहाँ चूज करेंगे, जिस सेल में निगेटिव आया हो। अगर यहाँ निगेटिव आ जाएगा तो आप फिर से आपको पाथ चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ से जाओगे पाथ, फिर टर्न लोगे, फिर पहुँचोगे यहाँ, फिर यहाँ पर पहुँचोगे, फिर से आपको एक प्रोसेस करते रहना है जब तक DIJ
पॉजिटिव ना आ जाए। ठीक है, यही मेथड है मोदी मेथड या यूवी मेथड। तो ठीक है, प्रोसेस आपको कैसे ऑप्टिमलिटी टेस्ट करते हैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा है मेथड। एक बार वीडियो स्टॉप करके स्टडी कर लीजिएगा, ये आपके बुक में मिल जाएगा। मोदी मेथड क्या होता है आपने पूरा पढ़ लिया। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे करना है। अभी हम एक क्वेश्चन ऐसा करेंगे जिसमें DIJ केवल पॉजिटिव है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जब DIJ निगेटिव होता है तब कैसे सॉल्व करते हैं। राइट, तो आप एक को स्क्रीन पर दिख रहा है मेथड, उसको एक बार स्टडी कर लीजिएगा। मोदी मेथड क्या है, प्रोसेस उसका कितने कितने स्टेप होते हैं और ऑप्टिमलिटी टेस्ट कैसे करते हैं। ठीक है, एक बार और आप समझ ले सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको एक टेबल दिया रहेगा, उस टेबल से आपको एक वैल्यू मतलब चेक करना है कि डीजनरेट है कि नॉन डीजनरेट है। नॉन डीजनरेट क्या है कि नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल इक्वल टू होना चाहिए m + n - 1। उसके बाद हम वैल्यू असाइन करते हैं u1 u2 v1 v3। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट CIJ इक्वल टू UI + VJ। ये मेथड मैंने बताया क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन मैंने लगाया नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बताया था कि आपको समझ में आ जाए मेथड प्रोसेस क्या है ऑप्टिमलिटी टेस्ट या यूवी मेथड करने का। अभी मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें निकलने के बाद आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप अनऑक्युपाइड सेल का निकालते हैं। मतलब जो इसमें सेल में एलोकेशन नहीं हुए रहेंगे उनका कैलकुलेशन करेंगे। DIJ = CIJ - UI + VJ, इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। अगर ये सब जीरो से बड़े आ गए, पॉजिटिव नंबर आ जाते हैं, तो यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं। जिस मेथड से आपने सोल्यूशन निकाला है वही आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन है, मतलब ऑप्टिमलिटी वही आपका मिनिमम यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन एक भी निगेटिव आ गया तब यहाँ से आपको यूवी मेथड यानी मोदी मेथड अप्लाई करना है। जिस सेल में आपका निगेटिव आएगा वहाँ से एक पाथ चूज करना है, और आप पाथ ऐसा चूज करना है जहाँ जहाँ सेल हुए रहेंगे वहीं टर्न होना है। ये नहीं कि आप जहाँ एलोकेशन हुआ नहीं वहीं पहुँच कर टर्न ले लिए, ऐसा कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, तो चलिए मेथड आपने समझ लिया, प्रोसेस समझ लिया। अब एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं जिसमें ऑप्टिमल सोल्यूशन पूछा गया है। ठीक है, और यूवी मेथड कैसे अप्लाई करते हैं पहले हम समझ लेते हैं एक क्वेश्चन। उसके बाद एक हम DIJ पॉजिटिव देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एक निगेटिव DIJ कैसे होता है तो कैसे उसका सोल्यूशन अप्लाई करते हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम एक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि डीजनरेट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे हम अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन कैसे लगाते हैं। तो आइए एक फाइनली एक हम क्वेश्चन लेते हैं और कैसे यूवी मेथड यानी मोदी मेथड अप्लाई करते हैं उस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया सॉल्व द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आर फाइंड बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन हमारा है जिसका ये O1 O2 क्या O3 क्या सोर्स है, D1 D2 D3 D4 ये हमारा डेस्टिनेशन है। इसकी डिमांड 20 40 30 10 और सप्लाई 30 50 और 20 है। इससे कुछ कॉस्ट दे रखे हैं 1 2 3 4 3 3 2 1 4 2 5 9 एक कॉस्ट दे रखे। ये हमारा टेबल है, इसको सॉल्व करना है। तो आप जिस मेथड से चाहें, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, मैट्रिक्स मिनिमा मेथड और VM मेथड, जिससे चाहें उससे सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, और ये नहीं कि अब जो मेथड आपको मैंने बताया तो पूरा थ्योरी लिखना शुरू कर दूं, नहीं। डायरेक्ट जैसे स्टार्टिंग में आपको डायरेक्ट मेथड बताया होगा कि कैसे डायरेक्ट किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को नॉर्थ वेस्ट कार्नर से, मैट्रिक्स मिनिमा मेथड से, VM मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं उसको पहले आप देख लीजिएगा। अब थ्योरी मत लिखिएगा कि थ्योरी इसमें और बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन में द गिवन प्रॉब्लम इज बैलेंस, पहला काम यही है कि बैलेंस चेक करना है हम, क्योंकि अभी तक हमने बैलेंस प्रॉब्लम ही सॉल्व कर रहे हैं। तो गिवन प्रॉब्लम इज बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, सो वी कैन सॉल्व बाय VM मेथड। हमने यहाँ पर VM मेथड लगा के सॉल्व कर लिया है। तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पर एलोकेशन हुआ 20, यहाँ पर 10, यहाँ पर 20 और यहाँ पर 20, यहाँ पर 10 20 ये आ जाएगा जब आप कोई भी मेथड अप्लाई करो, कोई मैटर नहीं करता है। VM मेथड वीडियो देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, पेनाल्टी लगाते हैं यहाँ पे। तो सबसे मिनिमम देखते हैं, नंबर देखते हैं, रो में मिनिमम देखते हैं, फिर कॉलम में मिनिमम देखते हैं। जो हाईएस्ट पेनाल्टी होता है उसका पहले हम डिमांड सप्लाई पूरा करते हैं, और जिसका डिमांड सप्लाई पूरा हो जाता है उसको हम वो रो या कॉलम को हम 0 कर देते हैं। फिर अगेन पेनाल्टी लगाते हैं। ये मेथड आपने पढ़ा होगा, तो उसको अप्लाई कर, डायरेक्ट मैंने करके दिखाया था आपको,
तो डायरेक्ट स्टार्टिंग में देख लीजिएगा, उससे डायरेक्ट ही आप करिएगा। अब इसका एक एक स्टेप मत जाइए करने के लिए। तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज गिवन बाई, हमने यहाँ पर निकाल लिया 180 आया हमारा। कितना आया? 180, 180 आया इसका। इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का वाइमियम मेथड से 180 यूनिट आ गया। ओके, ये हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं कैसे यूवी मेथड अप्लाई करते हैं। तो 180 मेथड आ गया, लेकिन हम तीनों मेथड में वीएम मेथड सबसे क्या है? मिनिमम कॉस्ट दे रहा था। तो चेक करते हैं क्या ये सच में मिनिमम कॉस्ट है कि नहीं है। उसके लिए हमें ऑप्टिमलिटी टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। तो स्टेप फर्स्ट अब मैंने आपको बताया था, पहले हम एक्यूपाई से नंबर ऑफ एक्यूपाई सेल्स इक्वल टू m प्लस n माइनस 1 होना चाहिए, मतलब नॉन डिजनरेट होना चाहिए, तभी हम आगे जाएंगे। अगर नॉन डिजनरेट नहीं होता है तब उसके लिए दूसरा मेथड है, वो बताया जाएगा आपको। तो नंबर ऑफ एक्यूपाई सेल कितने हैं? 1, जहाँ जहाँ लोकेशन हुआ है 1 2 3 4 5 6, तो 6। और नंबर ऑफ रो कितने हैं? 1 2 3, और नंबर ऑफ कॉलम 4, तो ये आ जाएंगे। बेसिकली ये सब दोनों इक्वल आएंगे। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? तो यहाँ से आपको फर्स्ट एक्यूपाई टेस्ट में ऑप्टिमलिटी टेस्ट में नंबर ऑफ एक्यूपाई जहाँ लोकेशन इक्वल हो गया, तो सो इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन इज नॉन डिजनरेट। तो नॉन डिजनरेट हो गया, तब कोई दिक्कत नहीं, आगे हम बढ़ेंगे। स्टेप 2 में मैंने आपको बताया था कि हम कुछ असाइन करेंगे। द असाइन U1 U2 U3, कितने रो हमारे पास है? 3 रो है। एंड कॉलम कितना है? कॉलम हमारा है V1 V2 V3, 4 कॉलम आपके पास है। आर रोज एंड कॉलम रिस्पेक्टिवली, राइट। स्टेप 2 में पहुंच गए हम। तो यहां से अब हम इसको इसी टेबल में मैं इसका एलोकेशन कर ले रहा हूं ताकि यहां पर हम देख सकेंगे इजीली। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे यहां पर। तो स्टेप 2 में असाइन करना है, तो हमने इसको नाम दे दिया U1 U2 U3 और V1 V2 V3 और V4। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है उसमें हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है CIJ और अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉस्ट ऑफ एन एक्यूपाई सेल, और CIJ हम एक्यूपाई सेल में कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए। तो देखिए इसमें आगे यहाँ तक हमने सेकेंड स्टेप में क्या किया? असाइन किया U1 U3 V1 V2 V3 V4। तो हमने U1 U2 U3 यहाँ असाइन कर लिया और V1 V2 V3 यहाँ पर असाइन कर लिया। थर्ड में कैलकुलेट CIJ UI प्लस VJ फॉर एक्यूपाई सेल। एक्यूपाई का मतलब जहाँ जहाँ एलोकेशन है उनको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ होगा C11 C12 C322 C323 और C24, और ये हमारा C32 है। तो अब यहाँ पर वैल्यू आपको एक चूज करना पड़ेगा, तभी ये सारी वैल्यू निकाल पाओगे। तो देखेंगे कौन से रो या कॉलम में सबसे ज़्यादा एलोकेशन हुआ है। यहाँ पर 2 जगह हुआ है U1 में, और U2 में 3 जगह हुआ है, और U3 में 1 हुआ है। V1 में 1 और V2 में 2 एलोकेशन, V3 में 2 और V4 में 1 हुआ है। तो U2 में मैक्सिमम हुआ है। तो हम यहाँ पर वैल्यू लेंगे टेक U2 बराबर 0। अब यहाँ से निकालो, चलो इसको निकालते हैं, C11 निकालते हैं। तो C11 यहाँ पर रखेंगे IJ की जगह वैल्यू, तो ये आ जाएगा U1 प्लस V1। अब यहाँ से पहले हम C23 निकाल लेते हैं। C23 जब निकालेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा U2 प्लस V3। ठीक है, तो U2 हमने 0 कंसिडर किया हुआ है, तो V3 मिल जाएगा 2। C23 क्या है ये देखिए, 2 कॉस्ट है। तो यहाँ से ये हमें मिल गया V3। V3 मिलने के बाद यहाँ से U1 निकाल सकते हो, यानी इस कॉस्ट को C13 से
C13 से निकाल सकते हैं। C13 U1 प्लस B3 निकाल चुके हैं 2, U1 C13 1 कॉस्ट है, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें U1 मिल जाएगा -1। अब यहाँ से V1 निकाल सकते हो, तो C11 का कॉस्ट 1 है और U1 का कॉस्ट -1 है, और यहाँ से ये V1 मिल जाएगा, ये आपको यहाँ से V1 मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। ओके, उसके बाद क्या निकाल सकते हैं हम, 2 निकाल सकते हैं। तो 2 कैसे निकालेंगे, टू निकाल सकते हैं। V2 हमारा U2 हमने 0 लिया हुआ है और V2 हमारा नहीं पता है, 2 कॉस्ट कितना है 3 है, तो V2 जो आप मिल जाएगा हमको, V2 मिल जाएगा, देखिएगा यहाँ पर, यहाँ से जो हमारा V2 है, V2 वो मिल जाएगा 3, राइट, यहाँ से V2 मिल जाएगा 3। उसके बाद अब यहाँ से हम V3 फाइंड कर सकते हैं। तो 2 कॉस्ट कितना है 2 है, और U2 कॉस्ट, U2 हमें 0 ले लिए हैं, V3 पता है 3 है यहाँ पर, तो यहाँ V3 हमें फाइंड करना है, तो V3 यहाँ से हम निकालेंगे तो 2 मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 U2 पता है 0, तो V4 यानी 4 कॉस्ट क्या है हमारा, 4 कॉस्ट 1 है, तो V4 हमारा मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। यहाँ से अब 2 निकालेंगे हम, C21, तो U3 प्लस V3 हम निकाल चुके हैं, ऑलरेडी निकाला हमने, नहीं निकाला है, तो V2 निकाल चुके हैं, V2 निकाला हमने 3 आया हुआ है, V2 निकाला है तो 3 आया हुआ है। और यहाँ से जब हम U3 निकालेंगे तो -1 आ जाएगा, राइट। तो ये सारी वैल्यू आप भी निकाले ना, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कोई एक वैल्यू जिसका सबसे ज़्यादा एलोकेशन हुआ उसको 0 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से सारी वैल्यू हमने निकाल लिया। देखिए निकालने के बाद क्या हुआ, तो थर्ड स्टेप में ये हमने सारी वैल्यू निकाल ली है, V1 U1 V3 V2 V3 V4 और U3, ये सब निकालने के बाद अब 4 स्टेप में हम जाएंगे, एब्नॉर्मलिटी कॉस्ट निकालेंगे अनएक्यूपाइड सेल का। यहीं से डिस्कस होगा, हमारा रिजल्ट मिलेगा कि क्या हमने जो निकाला था ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम VM मेथड से, वह 180 जो आया था वही ऑप्टिमल सॉल्यूशन है कि हमें दूसरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो देखिए पहले 4th स्टेप में कैसे हम अप्लाई करते हैं अनएक्यूपाइड सेल का, कैसे हम DIJ वाला फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। तो हमने स्टेप 3 में जो वैल्यू कैलकुलेट CIJ किया UI प्लस VJ में, तो U2 को हमने लिया था कि ये सेकेंड रो में मैक्सिमम एलोकेशन हो रहा है, इसलिए U2 को 0 ले लिया। अब जहाँ जैसे वैल्यू निकालने हैं आप इसको निकाल लेना अच्छे से, जो वैल्यू मिल जाएगी। 4th स्टेप निकालेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अनएक्यूपाइड सेल, DIJ इक्वल टू CIJ माइनस UI प्लस VJ, मतलब जिसमें एलोकेशन नहीं हुआ है, यानी ये सेल ये जिसको एलोकेशन नहीं किया गया है उसका हम निकालेंगे कॉस्ट, ठीक है। तो फार्मूला क्या था, DIJ इक्वल टू CIJ माइनस UIJ प्लस BIJ। तो यहाँ से हमें पहला सेल कौन सा है, 1 2 सेल है, तो I बराबर 1 J बराबर 2 रख देंगे सब में। C12 वैल्यू कितनी है, कॉस्ट 2, यहाँ पर रख दिया। U1 और U2 की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। U1 की वैल्यू -1 और V2 की वैल्यू आपकी निकल चुकी है, कितनी आई थी, V2 की वैल्यू आपने निकाली है 3 निकाली है, यहाँ पर देख लीजिएगा। तो हम 3 रख देंगे तो ये 0 मिल जाएगा। उसी तरह आप D14 यानी ये सेल ये निकालोगे, वैल्यू इसमें रखोगे तो आ जाएगा 4। D21 जो भी अनएक्यूपाइड सेल हैं उनकी सबकी वैल्यू हम निकालेंगे, जैसे D21 ये है, आपको उसके बाद D31 ये सेल है, तो फार्मूला रखो, इसमें 31 रखेंगे, U3 प्लस B1, तो 31 की कॉस्ट कितने है 4 है, और U3 की कॉस्ट -1 B1 का 0 है, ठीक है। तो ये 5 मिल जाएगा। इसी तरह जो सेल हमारा
एलोकेशन नहीं हुआ है उनको हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद अब देखिए यहाँ से क्या क्या होगा, ध्यान से देखो। जितने आपने ये अनऑक्युपाइड सेल का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाला है सब क्या आ रहे हैं, या तो जीरो आया है या जीरो से बड़ा कोई निगेटिव नंबर नहीं आया हुआ है। चाहे आप इसको देख लो, D12 को जीरो आया हुआ, D14 4 आया, D21 3 आया, D31 5 आया, D33 4 आया, D34 9 आया, कोई निगेटिव नंबर नहीं आया है। यानी जो हमने जिस मेथड से आपने निकाला था ट्रांसपोर्टेशन टेबल का, उसका जो कॉस्ट निकाला था मिनिमम कॉस्ट, वही सबसे मिनिमम कॉस्ट है। तो यहां से हम लिखेंगे सिंस ऑल Dij 0 greater than 0 द सॉल्यूशन ऑफ गिवन बाय अबव टेबल इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो जो हमने इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन निकाला था मिनिमम कॉस्ट, वही उसका क्या है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। ठीक है, सिंस D120 implies the alternative optimal solution exists, the total cost of transportation problem is 180 units। मतलब हमने जिस BM मेथड से निकाला था स्टार्टिंग में क्वेश्चन के कि उसको हम निकालेंगे, जिस मेथड से आप निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने BM मेथड से क्योंकि वो मिनिमम कॉस्ट देता है तो उससे निकाला था हमने 180 आया था। तो हमें चेक करना था क्या जो 180 आया था वही मिनिमम कॉस्ट है। ठीक है, तो हमने ऑप्टिमलिटी टेस्ट शुरू कर दी करना। शुरू करने के बाद देखा हमने सबसे पहले क्या किया, डी जनरेट ना डी जनरेट चेक करेंगे, उसको चेक किया। उसके बाद वैल्यू असाइन की U1 U2 U3 B1 B2 B3 B4। उसके बाद हम थर्ड स्टेप में जाते हैं, तो हम थर्ड स्टेप में Cij कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से हमें टारगेट ये होता है कि जो U1 U2 U3 की वैल्यू होती है उसको फाइंड करें। फाइंड करने के बाद फोर्थ में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अनऑक्युपाइड, जो अनऑक्युपाइड सेल है जिनका एलोकेशन नहीं हुआ है उनका हम कॉस्ट निकालेंगे। तो यहाँ है ये है, ये देखिए फोर्थ है, ये 2 1 है, ये 3 1 है, 3 3 है, 3 4 है। सबका इस फार्मूले की हेल्प से हमने निकाल लिया। अब देख रहे हैं कि सारे पॉजिटिव आ गए। पॉजिटिव आ गए तो ईजी है, जो आपने निकाला स्टार्टिंग में वही ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। अब नेक्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन ऐसा लूंगा कि जिसमें ये निगेटिव वैल्यू दे और उसको हम पाथ चूज करके मोदी मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, है ना, कैसे मोदी मेथड अप्लाई करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो ऑलरेडी वैसे भी लंबा हो चुका है। तो आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन, अब आप अपने एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आपके आंसर नहीं आ रहे हैं उनको ये ऑप्टिमलिटी टेस्ट करके देखिए। ठीक है, अगर वो सारे Dij वैल्यू पॉजिटिव आ रहा होगा तो पहले जिस मेथड से दिया होगा उस मेथड से सही होगा, लेकिन अगर निगेटिव आ जाएगा तो आपको मोदी मेथड या UV मेथड अप्लाई करना पड़ेगा वहां पर। अब नेक्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन ऐसा लूंगा जिसका ये Dij कोई ना कोई निगेटिव होगा, जिससे हम पाथ चूज करके एक नया टेबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।